हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आप इमेज देख के सोच रहे होंगे कि आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ से आ गया, हम कुछ सिलेबस डिस्कस करने वाले क्या? जी नहीं, हम सिलेबस डिस्कस करने नहीं वाले हैं। हम जो यूपीएससी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक जुडिशरी एंड नाउ ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें हम बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात करेंगे, लाइक इलेक्शन कमीशन, सीएजी, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी के क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स है, क्या क्या पावर्स हैं। सो व्हाट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अच्छा, अब आपको एक चीज और क्लियर करनी है, आपको एग्जीक्यूटिव बॉडी, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में हमको एक डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है, मैंने बार बार आपको ये लेक्चर्स में भी बताया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स मेंशन्ड होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दोज बॉडीज जिनके आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। आप ये मान लीजिए दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है, आपने भी बियर एक्ट देखा होगा, तो उसमें आर्टिकल्स मेंशन है ना, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 है ना, सारे आर्टिकल्स मेंशन्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज उन्हें कहते हैं जिनका ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन से है। अब यूपीएससी के यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिन है, दैट आर्टिकल दिस टॉक अबाउट यूपीएससी, आर्टिकल दिस टॉक्स अबाउट सीएजी, ठीक है। तो जिन बॉडी के आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अच्छा, अब ये बताओ कि जो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, अगर उन्हें चेंज करना होता है तो अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट स्पेशल मेजॉरिटी से होता है। अब हमको कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, ये तो आपको अब तक क्लियर हो गया होगा ना। अगर हमें मान लो यूपीएससी की पावर, मान लो यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें हम लेते हैं यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन इज आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अब अगर हमें इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी या सीएजी, इन तीनों की कुछ पावर में चेंजेस करने हो, अगर हमें इन तीनों की कुछ पावर वगैरह में कुछ चेंजेस करने हो, इनके स्ट्रक्चर वगैरह में कुछ चेंजेस करने हो, तो हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा ना, क्योंकि इनके आर्टिकल्स कहाँ पे मेंशन है, इनके आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो यहाँ पे चेंजेस, मतलब अगर हमें यहाँ पे चेंजेस करना है, देन वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, amend the constitution with स्पेशल मेजॉरिटी, है ना। सिंपल मेजॉरिटी से तो हो नहीं सकता ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से होता है, सिंपल मेजॉरिटी से होता है क्या? नहीं होता ना, विथ स्पेशल मेजॉरिटी, विथ स्पेशल मेजॉरिटी। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देन नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी बॉडी। अब हम स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में बात करते हैं। एंड देन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन क्या होता है। कुछ बॉडीज एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनती है। अब हम पहले बात करते हैं, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी, अब ये वो बॉडीज हैं लाइक सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। पहले वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बना था, लेकिन बाद में उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में ले लेते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अब ये जो बॉडी है, इसके
इसका ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी का ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके आर्टिकल्स नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जिनके की आर्टिकल्स, जिनका ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वर्ड स्टैट्यूट है, इसमें वर्ड है स्टैट्यूट, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या है? स्टैट्यूट मतलब होता है लॉ, स्टैट्यूट मतलब क्या होता है? लॉ। तो जो बॉडी लॉ से बनती है, अब लॉ इन द सेंस कि मान लो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि हमें एक बॉडी की और ज़रूरत है अच्छे से गवर्नेंस के लिए, तो पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उसे हम एक्ट बोलते हैं। तो जो बॉडी एक एक्ट के थ्रू बनती है, जो बॉडी एक एक्ट के थ्रू बनती है, उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लियर है आपको? स्टैट्यूटरी बॉडी भी क्या है ये समझ में आ गया। देन थर्ड क्या है? एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। जो बॉडी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू बनाई जाती है। अब एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन क्या होता है बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन मतलब वो बॉडी जो सिर्फ सरकार के द्वारा बनाई जाती है। जैसे आज की सरकार ने कोई बॉडी बनाई तो उसमें पार्लियामेंट ना ही उन्होंने बिल पास करवाया, ना ही उन्हें बिल की जरूरत है, ना ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बस सरकार ने वो बॉडी बनाई है ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से कर सके। आर्टिकल 77 एक बार उसको देखिएगा, ठीक है, ताकि वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चला सके, ताकि गवर्नेंस में कोई समस्या नहीं आए। तो प्रेसिडेंट के तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना सकती है सरकार। क्लियर है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का आपको एग्जांपल देता हूं, जो प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन क्या था? प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ही तो था। पहले प्लानिंग कमीशन था, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा एनसीईआरटीज में, आप लोग स्कूल्स वगैरह में भी पढ़ रहे होंगे, आपको इतना नॉलेज होगा कि पहले प्लानिंग कमीशन था, बट नाउ अब क्या है? अब नीति आयोग है। तो प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग में इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? क्योंकि प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन था, प्राइम मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दे दी कि आज से प्लानिंग कमीशन खत्म। तो प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन था, वो सरकार के द्वारा बनाया गया था, तो सरकार ने ही उसे, पुरानी वाली सरकार के द्वारा बनाया गया था, तो सरकार ने उसे खत्म कर दिया थ्रू प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सरकार ने उसे खत्म कर दिया और प्राइम मिनिस्टर ने बोला एक नई बॉडी बनेगी। कौन सी बॉडी बनेगी? दैट इज नीति आयोग। तो नीति आयोग भी क्या है? नीति आयोग इज एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। आप खुद लॉजिक लगाइए कि अगर प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता तो क्या नियर सिर्फ बोलने से, क्या एक स्पीच में सिर्फ एक बोलने से क्या वो बॉडी खत्म हो जाती? नहीं होती ना, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगता। अगर स्टैट्यूटरी बॉडी भी होता प्लानिंग कमीशन तो वो लॉ या एक्ट के थ्रू बनता, तो इसमें भी कुछ चेंजेस लाना है तो पार्लियामेंटेरियन की परमिशन लेनी पड़ेगी ना। कोई लॉ बन जाता है और उसमें हमें चेंजेस लेके आनी पड़ती, तो वापस पार्लियामेंटेरियंस की परमिशन लेनी होगी ना, वापस पास करवाना होगा। सो प्लानिंग कमीशन तो लेकिन एक झटके में खत्म कर दिया और एक झटके में नीति आयोग बन गया। तो ये कैसे हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। किसकी वजह से हुआ ये? एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन की वजह से हुआ। तो इन्हें खत्म करना या इन्हें बनाना बहुत आसान है, फिर इनके बाद में इनका नंबर आता है। ये बॉडी भी क्रिएट करना, इनसे ये बॉडी भी क्रिएट करना थोड़ा सा आसान है कंपेरेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है एंड स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है। इन तीनों में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Then moving to our topic that is Union Public Service Commission. अब यूपीएससी क्या है उसे देखते हैं। The Union Public Service Commission (UPSC) is a central agency. It is a central agency that has great responsibility for conducting examination pertaining to civil services, engineering services, defense services, medical services. It conducts economic service, statistical service and police forces examination. यूपीएससी क्या है कि सेंट्रल एजेंसी है, रिक्रूटिंग एजेंसीज है, ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, लाइक सिविल सर्विसेज जिनकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। देन इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, ये अलग अलग तरीके से सेंट्रल के, यूनियन के जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें कंडक्ट करवाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें कंडक्ट करवाती है। द
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया was formed by ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इसका ओरिजिन कहाँ पे? ओरिजिन इसका ब्रिटिश रूल में ही है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब वो लोग हम लोगों पे रूल कर रहे थे, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे एक्ट आते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ऐसे बहुत सारे एक्ट थे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो उन सब में कुछ ना कुछ क्रिएट किया गया। तो यूपीएससी का भी अगर हम बैकबोन देखें कि कहां से है, इसका ओरिजिन कहां से है, तो इसका ओरिजिन ब्रिटिश इंडिया से है, ठीक है, वहां पे है इसका ओरिजिन। इन 1924 ली कमीशन हैज सजेस्टेड इन इट्स रिपोर्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड impartial public commission for India. On the basis of such recommendation, the Union Public Service Commission was established in 1926. ठीक, कि इसका ओरिजिन कहाँ है? यहाँ पे आपको ओरिजिन, इट इज मोर ओवर फैक्चुअल, इसमें कुछ एनालिसिस का पार्ट है नहीं कि कब कमीशन बना, क्या हुआ, किसकी रिपोर्ट में हुआ, ये वो वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देन consequently the government of India Act 1935 Public Service Commission was established separately for both central and the state government services. 1935 में क्या हुआ? 1935 में स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिए गए। आप लोग देखते हैं ना, आपके स्टेट में भी होगा ना एक पब्लिक सर्विस कमीशन, लाइक मध्य प्रदेश में क्या है? एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश में भी होगा। इसे हर स्टेट में अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो सेंटर और स्टेट का अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट किया गया। क्लियर? आफ्टर इंडिपेंडेंस अरेंजमेंट्स वर मेड टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द सेट पर्पस फॉलोइंग पैटर्न अडॉप्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आजादी के बाद में भी यही कोशिश थी कि एक इम्पार्शियल और एक न्यूट्रल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओनली। ठीक है, इमेजिन दिस प्लेस, आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे खड़े रहेंगे, अपनी इमेज वगैरह क्लिक करवाएंगे, ठीक, अच्छी बात है ना, उस दिन अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यूपीएससी के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, एक बार हम उन्हें देखते हैं। आर्टिकल 315 टू 323 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर सच एजेंसी। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर सच एजेंसीज। According to Article 315 of the Constitution of India, there shall be a permanent Union Public Service Commission for appointment of various posts of central government services. Article 315 में इसका origin है। Similarly, Article 318 of the Constitution of India also stated that the Union Public Service Commission will be constituted with a chairman and a fixed number of members. The number of such members and the terms and condition of their service is to be determined by the President of India. The President as such appoint the chairman and other member of the commission for the period of 6 years. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? वही है तो सारी फैक्चुअल चीजें, बट एक बार हम इसको देख लेते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में कोई सी भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये बोला गया है कि एक चेयरमैन होंगे एंड अदर मेंबर होंगे, एक अदर फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। वो कौन डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द प्रेसिडेंट एज सच अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ कमीशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 years। और इन मेंबर्स और चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 years। क्लियर? देन अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। The commission consists of a chairman and 10 other members। कमीशन में एक चेयरमैन एंड 10 अदर मेंबर्स, तो टोटल कितने हो गए? 11 मेंबर हो गए। यूजुअली यहाँ पे जो नंबर होता है वो 9 to 11 के बीच में ही होता है। तो अभी कितने मेंबर्स हैं? अभी कितने मेंबर्स की बॉडी है? 10 मेंबर्स हो गए, यानी एक चेयरमैन हो गए। दे आर एप्रिशिएटिव टू फॉलो द रूल्स मेंशन्ड इन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स रेगुलेशन 1969। इनको कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे? जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स रेगुलेशन एक्ट 1969 में लिखे गए हैं। क्लियर? मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि आर्टिकल्स में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी होती है ना।
आर्टिकल्स में बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी होती है, तो उन आर्टिकल्स का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो तो पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट इन्हीं आर्टिकल्स के नज़रअंदाज रखते हुए कुछ एक्ट्स वगैरह बना देती है जिनमें की और ज़्यादा क्लैरिटी हो कि ये जो यूपीएससी है ये कैसे वर्क करेगा, इसके मेंबर्स कैसे वर्क करेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्योंकि आर्टिकल एक बहुत छोटी सी स्पेस में लिखे होते हैं। क्लियर? All the members of commission are appointed by the President of India, with at least half of the member being civil servant working or retired with no less than 10 years of experience in central or state service. अब सारे मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि हाफ ऑफ द मेंबर, जो आधे मेंबर होंगे यूपीएससी के, वो रिटायर्ड या वर्किंग सिविल सर्वेंट होने चाहिए, या तो सेंट्रल या स्टेट सर्विस में। ठीक है, ठीक। आधे यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, जो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं, उनकी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं दी गई है। बस यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जितने भी मेंबर्स होंगे उनके आधे मेंबर्स क्या होने चाहिए, रिटायर्ड और वर्किंग सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, आधे मेंबर का ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी एज सच कोई क्वालिफिकेशंस नहीं दी गई है। और इन्हें अपॉइंट कौन करता है, इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज आल्सो एस्पाउट सर्टेन मेजर टू गारंटी द न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस ऑफ द यूपीएससी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेजर्स हैं, उनको एक बार इतना आपको समझ में आ गया। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर और बेसिक, ये आर्टिकल्स एंड दीज बेसिक्स। आई होप इतना आपको बेसिक सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन वेयर वर वी? ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज नॉट बीन ऑथोराइज्ड टू टेक एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर हिज रिटायरमेंट फॉर सर्विस एज अ चेयरमैन। यहाँ पे क्या है, यूपीएससी की न्यूट्रलिटी को नज़रअंदाज रखते हुए इस पॉइंट में एक एनालिसिस है, आप ध्यान से सुनिए। यूपीएससी की जो न्यूट्रलिटी है उसको नज़र रखते हुए जो पोस्ट रिटायरमेंट भी चीज़ें हैं उनको मना किया गया है कि जो यूपीएससी का जो चेयरपर्सन होगा, जो यूपीएससी का द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, वो कोई भी आफ्टर द रिटायरमेंट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या मैं आपको बता चुका हूँ, एक वीडियो है, कि वो कोई भी एक तरीके से नौकरी नहीं लेंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। क्लियर है? तो इससे क्या दर्शाता है कि एकदम स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये आगे रिक्रूट करती है। ठीक है, बेस्ट टैलेंट्स ऑफ द माइंड को, है ना, कंट्री के जो बेस्ट टैलेंट्स है उन्हें रिक्रूट किया जाता है। ठीक, the chairman of the Union Public Service Commission has not been authorized to take any office of profit under central or any of the state government after his retirement for service as a chairman। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या जो गवर्नर हैं, जो गवर्नर होते हैं, उनका ऑफिस चेयरपर्सन को मिल सकता है? मान लो, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है ABC, देयर इज अ पर्सन ABC, और ये यूपीएससी के चेयरपर्सन थे, लेकिन अब ये हो गए हैं रिटायर्ड, और रिटायरमेंट के बाद ये बन गए हैं गवर्नर। तो क्या ये इस प्रोविजन का, इस चीज का वायलेशन है या नहीं है? आप ये सोचिए, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि क्या ये इस प्रोविजन का वायलेशन है या नहीं है। ऐसा केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि गवर्नर का मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नौकरी कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो गवर्नर में अगर किसी यूपीएससी चेयरपर्सन का रिक्रूटमेंट हुआ है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बिकॉज गवर्नर का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नौकरी कर रहा है, बिकॉज गवर्नर जो पोस्ट है इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जो गवर्नर जो एज अ पोस्ट है इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ऑल्दो हमने देखा है कि गवर्नर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, गवर्नर किसकी राय पे काम करते हैं? हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की राय पे काम करते हैं, हमने देखा है, ये हमने पढ़ा है जब मैंने आपको गवर्नर बताया था तो उसके एनालिसिस में। बट क्योंकि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सो इस वाले उससे वॉयलेशन नहीं है। क्लियर? सो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है। देन furthermore, before the expiry of their term of service, the executive cannot remove the chairman or any of the member of the commission from their service. They can be removed only through the means of stipulated in the constitution. Apart from this, once these members are appointed, the terms and condition of their service
कैन नॉट बी चेंज। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी इंसान को, मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, वही हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है राम, और इन्हें इसको बना दिया है, राम को बना दिया है यूपीएससी का मेंबर या चेयरपर्सन। तो इन्हें ऐसा ही नहीं है कि सरकार की मर्जी आई तो आज इनको हटा दिया, नहीं, ये सिर्फ इन्हें उन्हीं ग्राउंड पे हटा सकते हैं जो ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, ठीक है, उन्हीं ग्राउंड पे हटाया जा सकता है जो कि ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और एक बार मान लो मैं यूपीएससी का चेयरपर्सन बन गया, तो मेरी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि मैं डिसएडवांटेज साइड पे हूं। मतलब मान लो आज मेरी सैलरी है 70,000, ठीक है, आज मेरी सैलरी है 70,000 एज अ यूपीएससी मेंबर, एज ए यूपीएससी मेंबर मेरी सैलरी है 70,000, लेकिन मेरे अपॉइंटमेंट होने के बाद सरकार को लगा कि हमारा विरोधी है, तो सरकार फिर मेरी सैलरी 40,000 नहीं कर सकती। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी कंडीशन अलग है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं है कि सरकार ने देखा कि अच्छा ये तो मेरा विरोधी है तो मैं इसकी सैलरी 40,000 कर दूं, ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। सरकार मुझे डिसएडवांटेजेस साइड पे नहीं रख सकती है। ऑल्दो मेरी सैलरी बढ़ा सकते हैं लेकिन मेरी सैलरी कम नहीं कर सकते, डिसएडवांटेजेस साइड में नहीं होना है। क्लियर? ये वाली चीज भी आ गई आपको समझ में। देन Article 322 announces that the remuneration and the allowances of these members, including the chairman, will be considered as an expenditure charge upon the Consolidated Fund of India, which means that the salary and allowances are not subject to the approval of the Parliament. इनकी जितनी भी salaries, remunerations, ठीक है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये Consolidated Fund of India पे चार्ज होंगी। ये भी जब हम बजट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था, अब आपको चीजें लिंक करनी है। चार्ज क्या होता है मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होगी, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए निकलते हैं तो क्या होता है, पार्लियामेंट को उसको वोट करना पड़ता है, पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था, है ना। पार्लियामेंट इन सेशन नहीं भी होती है, मान लो जैसे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से भी रुपए निकले तो पार्लियामेंट इन सेशन नहीं भी होती तो भी बाद में पार्लियामेंट को पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है, उनको वोट करना पड़ता है। ये चीजें हमने देखी थी। लेकिन जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उस पर पार्लियामेंट वोटिंग नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इनकी सैलरीज वगैरह चार्ज एक्सपेंडिचर है, इनकी सैलरीज वगैरह पे पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती है। तो अब आप बोलोगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे देखो बच्चों, लॉजिक ये है, बहुत अच्छे से समझना। चार्ज एक्सपेंडिचर का भी मान लो, ऐसे होता नहीं है लेकिन मान लो कि मैं यूपीएससी का चेयरपर्सन हूं और अगर मेरी सैलरी चार्ज नहीं है, मेरी सैलरी चार्ज नहीं है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, तो मतलब मेरी सैलरी पार्लियामेंट वोट करेगी। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है कि वो मेरी सैलरी पे वोट ही नहीं करे। हो सकता है ना कि पार्लियामेंट में मेरी सैलरी के टाइम पे वो वोट ही ना करे। तो चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब कुछ भी हो, हमको इतने रुपए चाहिए तो चाहिए, इसमें पार्लियामेंट वोट नहीं करेगी। क्लियर है? तो ये एक तरीके से ये इंडिपेंडेंट को दर्शाता है। क्लियर? स्लाइड ली थी मैंने आपको समझाने के लिए बट जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो इनकी जो सैलरीज वगैरह है दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एवरी मेंबर कैन होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर और टिल द टाइम ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। या तो 6 साल का उनका टेन्योर होता है या फिर 65 ईयर्स, दोनों में से जो पहले हो जाए, या तो 6 साल या 65 ईयर्स, ठीक। A member can submit his resignation at any time to the President of India. वो अपने रेजिग्नेशन किसे देते हैं? वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देते हैं। On the other side, president can eliminate him on the basis of misbehavior. इनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर। अब जरा रिमूवल का भी समझ लो कि इनका रिमूवल प्रोसेस क्या है, हम एक बार उसे भी देख लेते हैं। देखो रिमूवल के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बेसिकली 4 हैं जो, लेकिन जो सबसे मेन है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि बाकी के तो ऐसा है कि किसी ने बैंकरप्सी हो गई, किसी ने लोन वोन नहीं भरा, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, या फिर प्रेसिडेंट को लगा कि ये इंसान सही नहीं है, ठीक है, अनसाउंड माइंड का है, तो ये जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो मिसबिहेवियर वाला है आप इसे समझिए, क्योंकि दूसरी चीज़ तो आप लक्ष्मीकांत से देख सकते हैं। मिसबिहेवियर में ये है कि अगर प्रेसिडेंट को लगा कि
कुछ मिसबिहेवियर है या मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो मुझे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी करेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी करेगा, ठीक। अब जब तक इंक्वायरी चलेगी तब तक मुझे प्रेसिडेंट चाहे तो सस्पेंड कर दे, नहीं करना हो तो नहीं करे, वो उनकी इच्छा पे। लेकिन अगर इंक्वायरी करने के बाद में ये पता चल गया कि हाँ मैं गिल्टी हूं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा प्रेसिडेंट पे, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सिद्धार्थ है वो गिल्टी है, आप इसे रिमूव कर दीजिए, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा प्रेसिडेंट के ऊपर वो बाइंडिंग होगा। वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ मेरी गलती है, तो फिर ये जो डिसीजन देगी सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग होगा। क्लियर है, इतना आपको और समझ में आ गया। देन हम नेक्स्ट पॉइंट, द यूपीएससी सबमिट्स अ रिपोर्ट ऑफ इट्स वर्क टू द प्रेसिडेंट एनुअली। यूपीएससी अपनी जो रिपोर्ट का जो मतलब जो भी काम करती है वो एनुअल रिपोर्ट किसको भेजती है, प्रेसिडेंट को भेजती है एनुअली। द रिपोर्ट इज टेबल्ड इन द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन। फिर वो रिपोर्ट कहां पे जाती है, वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास से फिर प्रेसिडेंट उसे टेबल करते हैं टू द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। द प्रेसिडेंट प्लेस अ मेमोरेंडम in relation to the cases where the commission recommendations were not accepted. The memorandum elucidate the reason for non acceptance. अब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये जो नॉन एक्सेप्टेंस वाला है, इसे हम 5 मिनट बाद समझेंगे। अभी आपको थोड़ी सी और चीजें क्लियर होगी, देन अगेन वी विल कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पॉइंट। अभी हमें इतना समझ में आ गया है कि यूपीएससी अपनी एक रिपोर्ट, अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है एंड प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट कहां पे भेजते हैं, पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, ठीक। द फंक्शंस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूपीएससी के फंक्शंस क्या है, द फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ यूपीएससी इज टू एडवोकेट इन द अपॉइंटमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द मेरिटोरियस एंड द पोटेंशियल यंग मैन एंड वुमेन आफ्टर सिलेक्टिंग देम थ्रू ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो फोरमोस्ट फंक्शन है वो क्या है कि इन्हें जो यंग टैलेंट है उसका रिक्रूट करना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जहां पे आपका भी रिक्रूटमेंट होगा। Then another function of UPSC is to assist them in operating the scheme of joint recruitment any service, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन ये है कि यूपीएससी अगर 2-3 स्टेट को भी साथ में सर्विस करवानी हो तो ज्वाइंट सर्विस भी करवाती है, ठीक है। अगर 2-3 स्टेट ने यूपीएससी से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे बिहाफ पे एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए, सो वो भी, ठीक। Union Public Service Commission advises President on all the matters relating to the method of recruitment civil services for the civil post. यूपीएससी क्या कर रही है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज, ठीक है। यूपीएससी प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है रिक्रूटमेंट में इन सिविल सर्विसेज के उस पे। तो यूपीएससी इज एन एडवाइजरी बॉडी। ये क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी भी है। Then principles to be followed in making appointments to the civil services and posts in making promotion and transfer from service to another and on the suitability of the candidate for such appointments, promotion or transfer. अब जब ट्रांसफर्स वगैरह भी होते हैं ना, ठीक है, जब ट्रांसफर होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, तब भी यूपीएससी से एडवाइस मांगी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो आपका रिक्रूटमेंट हो गया, फिर उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा, आपका ट्रांसफर होगा, तो एडवाइस यूपीएससी से मांगी जाती है। प्रेसिडेंट यूपीएससी से कंसल्ट करते हैं, यूपीएससी से एडवाइस मांगी जाती है। क्लियर है, ये वाली चीज भी हमें समझ में आ गई। Then next function is to look at all disciplinary matter affecting a person serving under the government of India or government of state in civil capacity, including memorials or petitions relating to such matters. अब कोई भी disciplinary matter से कोई भी actions वगैरह लिया गया है तो यूपीएससी उन सारी चीजों में भी देखती है, ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद में। Then to conduct examination for the appointment of services of the union and to conduct interview for the direct recruitment. वही वाला पॉइंट है, इंटरव्यू लेना, एग्जाम्स कंडक्ट करवाना। Then to advise on any matter referred to them, and on any matter which the president may refer for the appropriate commission. कोई भी मैटर पे एडवाइस देना जो उनको रेफर किया जाता है या विच प्रेसिडेंट में रिफर टू अप्रोप्रिएट कमीशन,
ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट, जिन भी प्रेसिडेंट कोई एडवाइस मांगे कोई भी मैटर पे तो उनको एडवाइस देना, ठीक। To exercise such additional function as may be provided by an act of parliament regarding the services of union and also with respect to the services of any local authority constituted by the law। और भी एडिशनल फंक्शंस जो कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कि पार्लियामेंट के जो कि पार्लियामेंट अपने एक्ट के द्वारा देगी, ठीक है। और भी एडिशनल फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम दीज फंक्शंस, अगर पार्लियामेंट ने कोई और फंक्शंस यूपीएससी के हिस्से में डाल दिया तो वो वाला फंक्शंस भी, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। इट शैल बी ए ड्यूटी ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इफ रिक्वेस्टेड बाय 2 or more स्टेट टू असिस्ट दो स्टेट इन फ्रेमिंग ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विस, ठीक। कि अगर 2 स्टेट या कोई स्टेट यूपीएससी से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे बिहाफ पे एग्जाम्स कंडक्ट करवा दीजिए, तो यूपीएससी करवा सकता है इन असिस्टिंग 2 स्टेट। यूपीएससी उनको असिस्ट कर सकता है इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विस। It is generally compulsory for Government of India to consult Union Public Service Commission in respect to above all matters। ये कंपलसरी एक जनरली एक तरीके से देखा गया है कि प्रेसिडेंट को इन सारे मैटर्स पे यूपीएससी से कंसल्ट करना होता है। Nevertheless, the President have power to make the rules specifying the matters in which either generally or in particular circumstances the Commission may not be consulted। लेकिन प्रेसिडेंट के पास में रूल है, प्रेसिडेंट के पास में पावर है, प्रेसिडेंट चाहे तो बता सकता है कि हम इन चीज़ों पे हम यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करेंगे। हमने अभी ये जो मैटर्स पढ़े थे, ये जो फंक्शंस देखे थे, इसमें ऐसा बताया गया है कि यूजली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है किसी सिविल सर्वेंट पे, ठीक है, तो वो यूपीएससी से कंसल्ट करेंगे। प्रमोशन ट्रांसफर वगैरह में वो यूपीएससी से कंसल्ट करेंगे। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट कुछ रूल्स बना सकते हैं, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि इन मैटर पे हम कंसल्ट नहीं करेंगे यूपीएससी से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पावर प्रेसिडेंट दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के पास में है, ठीक। मेन पावर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो फंक्शंस देख लिए, अब हमने पावर्स ऑफ यूपीएससी देखते हैं। द मेन पावर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज इट एडवाइजरी पावर। इट कैन गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ एनी स्टेट ऑन द फॉलोइंग अफेयर्स। मेन पावर क्या है? एडवाइजरी पावर है, वो एडवाइस देता है। और एडवाइजरी पावर हमने देखा भी है कि कौन कौन सी एडवाइजरी पावर है जब हम फंक्शंस देख रहे थे। एक बार फिर से एक रिव्यू देखते हैं कि क्या क्या है। ऑन द मैटर्स रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर। देन द इवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफर इन द सिविल पोस्ट, वही अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, ठीक। On the matters regarding the discipline and punctuality of employee of all India service, डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी से रिलेटेड कोई भी मैटर है, देन यूपीएससी एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट उनसे पूछ रही है तो। अफेयर्स एसोसिएटेड विद द डिमांड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग अंडर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एंड इंजर्ड वाइल ऑन ड्यूटी। अब मान लो आप ड्यूटी कर रहे हो, आप एक सिविल सर्वेंट हो और आप ड्यूटी कर रहे हो और अब आपको कुछ इंजरी वगैरह हो गई है, तो कितना कंपनसेशन देना है, ये सारी चीजें भी कहाँ डिसाइड होगी, ये सारी चीजें यूपीएससी बताएगा कि हाँ इस इंसान को इतना कंपनसेशन देना है, ठीक है। यूपीएससी से एडवाइस लेना पड़ेगा। whether the payment or expenditure for any work of an employee of all India services will be borne by the consolidated fund of India। डेथ वगैरह हो गई, ये वही कुछ ऐसी कोई सिचुएशन आ गई और जिसका रुपए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलना है, क्योंकि वो इंसान तो सरकार से रुपए मांगेगा कि आपके काम के कारण ये सारी घटना घटी, या मान लो किसी की डेथ हो गई तो कुछ कंपनसेशन वगैरह देना है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए वगैरह निकलेंगे, तो यूपीएससी का कंसल्टेशन जरूरी है। यूपीएससी बताएगा कि कितने रुपए देना है। क्लियर है? Regarding the discipline and promptness in the government function of paying compensation to a government employee if he suffers any problem or financial loss due to negligence on the part of government matters relating with the punishment measures of those employees who have violated the discipline or matters related with the interest of government employee working under central government। अब बेसिकली ये बोला गया है कि मान लो मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिसीजन ले रहा हूँ, ठीक, और मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिसीजन ले रहा हूँ और किसी ने मेरे खिलाफ केस कर दिया उस डिसीजन के रिगार्डिंग। मुझे सरकार ने बोला है कि आप ये डिसीजन लीजिए, आप इस तरीके से काम कीजिए, लेकिन अब किसी इंसान ने मेरे खिलाफ केस कर दिया है कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें गलत वे में हो रही है, एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है, जो भी, ठीक, तो
उस केस में अब वो केस चले गया, तो अब वो केस चलेगा ना, तो वहां मेरे रुपए लगेंगे। तो ये सारी चीजें भी यूपीएससी बताएगा कि कितने रुपए देना है, कितने नहीं देना है, क्योंकि मैं तो एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं, मुझे तो जो सरकार आदेश दे रही है मैं उसको पालन कर रहा हूं। Then the Constitution of India has made Public Service Commission a simple advisory institution which is required to give advice to the subject sent to it by the President of India or by the governor of the state, but to accept or refuse advice is absolute discretion of the respective government. ठीक है, ये बेसिकली क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज सिंपली एन एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन। इनसे गवर्नर, प्रेसिडेंट कुछ भी एडवाइस मांग सकते हैं और यूपीएससी उनको एडवाइस देगा, लेकिन अब वो एडवाइस मानना नहीं मानना ये किसके ऊपर है, ये गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर है। वो चाहे तो वो उस एडवाइस को नहीं मानेंगे। This is because India has adopted a responsible self-governing government wherein Council of Ministers cannot delegate its responsibility to their employees, where the Council of Ministers cannot delegate its responsibilities to their employees or to any other organization, though the same it should not neglect the advices made by commission consisting of expert person. अब basically ऐसा प्रिंसिपल क्यों है, ऐसा प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको वो हमारे विल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट को क्यों इलेक्ट कर रहे हैं, आप ये सोचिए, डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को सोचिए, हम सरकार को क्यों इलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम ये बोलते हैं ना कि सरकार मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले रही है, तो इसलिए यहाँ पे यूपीएससी एडवाइस देगा, लेकिन वो मानना नहीं मानना वो सरकार के हाथ में है, क्योंकि सरकार हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले रही है, सरकार एक एक्सपर्ट से कंसल्ट कर रही है, लेकिन मानना नहीं मानना वो उनके हाथ में है। अगर कोई थोड़ा सा सिलेबस भी चेंज करना हो ना, जैसे यूपीएससी को थोड़ा सा सिलेबस भी चेंज करना है, तो यूपीएससी अपने मन से नहीं कर सकता डिस्पाइट बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यूपीएससी वो पूरा एक सिलेबस का फॉर्मेट बना देगा कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा सिलेबस चेंज करना है, लेकिन वो फिर कहाँ पे जाएगा, वो मिनिस्ट्री के पास जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग इनके पास में जाएगा, वो देखेंगे उस सिलेबस को, देन अगर गवर्नमेंट हाँ भरेगी देन वो सिलेबस इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, यूपीएससी अपने मन से सिलेबस घटा बढ़ा नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज वी आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वी आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन सरकार लेगी, और सरकार किसके बिहाफ पे काम कर रही है, सरकार जनता के बिहाफ पे काम कर रही है। वो करे नहीं करे वो बात अलग है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट तो हम यही समझते हैं ना कि सरकार हमारे बिहाफ पे काम कर रही है। तो यूपीएससी को हर चीज के लिए भी सरकार से पूछना होगा, जैसे कुछ सिलेबस वगैरह प्लस माइनस करना होगा, तो ठीक है। In brief, the UPSC is the central recruitment agency in India. It is a sovereign constitutional body being directly elected by the Constitution of India. Clear? अब आपको जो ये वाला जो पॉइंट था हम इसे देखते हैं। फंक्शन से पहले मैंने आपको बताया था कि ये वाला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे यूपीएससी ने कुछ एडवाइस दी, ठीक है। बात ये हुई थी कि यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देता है, यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट कहाँ पे भेजते हैं, प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट भेजते हैं पार्लियामेंट के पास में। ठीक, ऐसे में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यूपीएससी सेंड इट्स एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट के पास में भेजेंगे, एंड प्रेसिडेंट कहां पे, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सारी चीज पार्लियामेंट में होती है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कारण, और जो ये जो एमपीज और एमएलए हैं ये हमारी विल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो अब यूपीएससी ने मान लो प्रेसिडेंट को कोई रिकमेंडेशंस दी, प्रेसिडेंट को कुछ बताया, तो तो प्रेसिडेंट के पास में ऑप्शन है ईदर टू एक्सेप्ट यस और नो। प्रेसिडेंट के पास में पावर है ईदर टू एक्सेप्ट यस और ईदर टू एक्सेप्ट नो। अगर प्रेसिडेंट ने इस एडवाइस पे नो पे गया, प्रेसिडेंट ने बोला कि जो यूपीएससी ने जो रिकमेंडेशन दी है उसे हम नहीं मानेंगे, तो देन उनको पार्लियामेंट में ये चीज बतानी होगी कि क्यों नहीं मानेंगे। ठीक है, क्यों नहीं मानेंगे। क्लियर है?
प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट कोई एडवाइस रिजेक्ट करते हैं तो वो एक और एक कैबिनेट कमेटी है उसके पास में जाती है, लेकिन वो है कैबिनेट कमेटी ना। प्रेसिडेंट अगर यूपीएससी की कोई रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट करते हैं, तो वो एक कमेटी है उसके पास जाती है, देन पार्लियामेंट के पास में जाती है, पहले वो कमेटी स्टडी करती है। इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लो यूपीएससी ने लिस्ट निकाली, यूपीएससी ने लिस्ट निकाली कि इतने लोगों को हमने सिलेक्ट किया, ये 800 लोगों को हमने सिलेक्ट किया, तो यूपीएससी ये लिस्ट कहाँ भेजेगा? यूपीएससी लिस्ट गवर्नमेंट को भेजेगा। तो अब इन 800 लोगों में से सरकार ने मान लो 2 नाम हटा दिए, गवर्नमेंट ने 2 नाम हटा दिए, तो उसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को देंगे कि हमने 2 नाम इसलिए हटाए हैं इस कारण से, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी ने निकाला कि ये 800 लोग सिलेक्टेड हैं तो गवर्नमेंट चाहे तो उनमें से 2 नाम हटा सकती है, ऐसा होता नहीं है। मतलब कोई इलॉजिकल तो गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं करेगी कि नाम अच्छा नहीं लग रहा तो हटा दो। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि यूपीएससी सारी चीज सरकार को देती है, फिर सरकार उस पर अपने सील साइन, मतलब ठीक है, सरकार बताती है कि हाँ ठीक है, ये ठीक है तो बढ़िया है। लेकिन अगर नो हुआ तो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में जवाब देना होगा कि पार्लियामेंट में उसके रीजंस देने होंगे कि हमने ये नाम रिजेक्ट क्यों किए या हमने ये मना क्यों किया, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की। सो वी आर डन विद दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ गोइंग बैक टू, हम फंक्शंस कर चुके थे, वी आर डन विद द पावर्स, हमने पावर्स भी देख लिया था। नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूपीएससी, क्या यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है? The chairman or the member of UPSC can be removed from office by president only in the manner on the ground mentioned in the constitution. Thus they enjoy security of tenure. मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से किसी को नहीं हटा सकते कि हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है या गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का मन हुआ तो उनको रिमूव कर दिया, नहीं, इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। प्रेसिडेंट उन्हीं बेसिस पे रिमूव कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। क्लियर? द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन और अ मेंबर, द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन और member through be determined by the president and cannot be varied to disadvantage after his appointment। वही वाली चीज कि एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद में आप उन्हें डिसएडवांटेजेस साइड में नहीं रख सकते, वो चीज जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। देन थर्ड वन इज द एंटायर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द सैलरी, अलाउंसेस एंड द पेंशन, इवन द पेंशंस, ठीक है, एंड द पेंशंस ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट, ठीक है। इवन पेंशंस भी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट। नाउ the chairman of the UPSC on ceasing to hold office is not eligible for further employment in government of India or any other state। पोस्ट रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पोस्ट रिटायरमेंट जुडिशरी में बताया था, तो ये पोस्ट रिटायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता, आगे पोस्ट रिटायरमेंट वो नौकरी नहीं कर सकते। अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी इज एलिजिबल। अच्छा, इस पॉइंट पे आओ, अगर पोस्ट रिटायरमेंट वाला नहीं होता, मान लो ऐसा होता है कि पोस्ट रिटायरमेंट में जा सकते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट में सरकार के अंतर्गत, सरकार के अंदर वो काम कर सकते हैं, तो क्या होता, पोस्ट रिटायरमेंट में फिर इशू ये होता कि जो यूपीएससी के जो चेयरपर्सन वगैरह हैं ये क्या करते हैं, ये सरकार के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। सरकार ने बोल दिया, अभी जैसे दिन है, मान लो दिन हो रहा है और सरकार ने बोल दिया इसको रात बोलो, तो वो रात बोल देंगे, हाँ हाँ रात है, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद वाला जो रहता है ना, वो जो लालच रहता है ना जो ह्यूमन नेचर में कि हाँ मुझे पोस्ट रिटायरमेंट नौकरी चाहिए, जो हाथ पैर जोड़ना प्राइम मिनिस्टर के, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि पोस्ट रिटायरमेंट नौकरी मिलनी नहीं है, तो इम्पार्शियल वे में होके काम करो, ठीक। A member of UPSC is eligible for appointment as a chairman of UPSC or a state public service commission, but not any other employment in government or any of the state। ये तो हो गई चेयरमैन की बात कि चेयरमैन कोई भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन जो मेंबर्स हैं, जो 10 मेंबर्स हैं यूपीएससी का, उनका क्या है, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, उनका ये है उन 10 मेंबर्स में से वो जो 10 मेंबर है, इधर दे कैन बिकम चेयरपर्सन, वो सिर्फ चेयरपर्सन बन सकते हैं। किसके बन सकते हैं चेयरपर्सन? या तो यूपीएससी के चेयरपर्सन बनेंगे वो, या किसी स्टेट के, जो स्टेट में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं ना जो स्टेट में, या वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सिर्फ और सिर्फ चेयरपर्सन बन सकते हैं। इसके अलावा और कोई सी नौकरी नहीं मिलेगी उनको, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये जो 10 मेंबर की बात हो रही है, दे कैन ओनली बिकम चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी या चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन इनके अलावा, इनका टेन्योर खत्म होने के अलावा, इन 2 पोस्ट के अलावा ये कोई दूसरी पोस्ट पे ये भी नहीं जा सकते, ये भी किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत काम नहीं कर सकते। क्लियर है? ये वाली चीज भी हमें समझ में आ गई है। देन नेक्स्ट, द चेयरपर्सन ऑफ ये दिस वी हैव डन द चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी। देन यूपीएससी एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे देखते हैं। सिंस द इमर्जेंस ऑफ सीवीसी द रोल ऑफ यूपीएससी इन डिसिप्लिनरी मैटर हैज बीन अफेक्टेड। बोथ आर कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट व्हाइल टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सिविल सर्वेंट। ठीक है, हियर यूपीएससी बीइंग एन इंडिपेंडेंट बॉडी has edge over CVC which has got statutory status in 2003। जो CVC है उसको, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये 2003 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। इससे पहले ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू ये बॉडी बनी थी। रिसेंटली इन ऑर्डर टू इंश्योर स्पीडी फाइनलाइजेशन ऑफ डिसिप्लिनरी मैटर्स एंड टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन यूपीएससी एंड सीवीसी, इट हैज बीन डिसाइडेड एज अ पॉलिसी टू प्रिस्क्राइब ओनली वन कंसल्टेशन ईदर सीवीसी और यूपीएससी। अब होता यह है कि सरकार को किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो यूपीएससी से कंसल्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, यूपीएससी से कंसल्ट करना ज़रूरी है। लेकिन अब एक बॉडी और बन गई, एक बॉडी बन गई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन गया। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का क्या कर दिया, अब किसी भी सिविल सर्वेंट के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है तो सरकार के पास ऑप्शन है, ईदर दे कैन कंसल्ट यूपीएससी और दे कैन कंसल्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और दे कैन कंसल्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है और यूपीएससी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो किसका पड़ला ज़्यादा भारी हुआ? अगर ऐसे देखें तो यूपीएससी का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन सीवीसी में क्या है? सीवीसी में सरकार अपने आदमी वगैरह भी लगा सकती है। ये एक एनालिसिस आप सोचिए कि सीवीसी में सरकार अपने आदमी वगैरह भी लगा सकती है। तो मोस्टली जो केसेस होते हैं, जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो लेना रहता है सरकार को, तो वो यूपीएससी से ना कंसल्ट करते हुए वो सीवीसी से कंसल्ट कर लिए जाते हैं, क्योंकि सीवीसी हो सकता है सरकार के अकॉर्डिंग डिसीजन दे दे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है सीवीसी और यूपीएससी में। हाउएवर इन डिसिप्लिनरी केसेस वेयर यूपीएससी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्टेट, द कंसल्टेशन विद सीवीसी विल कंटिन्यू टू बी मेड। क्लियर? तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो हमें समझना था। अब कुछ एग्जेम्पशंस हैं। कौन कौन से एग्जेम्पशंस है? ये वो एग्जेम्पशंस है जिनमें सरकार यूपीएससी से कंसल्ट करना जरूरी नहीं समझ सकती या वो यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करेगी। हम इन एग्जेम्पशंस को देख लेते हैं। पहला एग्जेम्पशन कौन सा है? while making reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens। कुछ भी रिजर्वेशन वगैरह देना बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को, तो उसके लिए प्रेसिडेंट यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करेंगे। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, देना है तो प्रेसिडेंट ने बोल दिया देना है, लॉ बन गया, एक्ट बन गया, चलो भैया इनको रिजर्वेशन दे दो। वो पहले कंसल्ट नहीं करेगा कि आप रिजर्वेशन दोगे नहीं दोगे, ऑर्डर, ठीक है, कितना रिजर्वेशन इनको देना है दे दो। देन while taking into the consideration the claim of scheduled caste and scheduled tribe in making appointment to the service and the post। ठीक है, SC and ST का अपॉइंटमेंट और सर्विस ऑफ द पोस्ट से रिलेटेड इनकी कोई पोस्ट निकालना, इनको कितना रिजर्वेशन देना है, कितना रिजर्वेशन कम करना, प्रेसिडेंट सिर्फ ऑर्डर देंगे। यहाँ पे यूपीएससी की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करेंगे, ये एग्जेम्पशन है। देन विथ रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैनशिप, with regard to the selection of chairmanship or member of commission or tribunal posts of highest diplomatic nature and bulk of group C and group D services। अब सबसे पहले जो ग्रुप C और ग्रुप D सर्विसेज भी तो होती है, ग्रुप C एंड ग्रुप D सर्विसेज भी तो होती है। आप ग्रुप A ग्रुप B की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप C ग्रुप D की भी सर्विसेज होती है। तो जो ग्रुप C और ग्रुप D की सर्विसेज होती है उनके लिए
प्रेसिडेंट का यूपीएससी से कंसल्टेशन करना ज़रूरी नहीं है। और कुछ डिप्लोमेटिक नेचर में, मतलब मान लो किसी को एम्बेसडर बनाना है कि ये यूके के एम्बेसडर बनेंगे, इनको हमें यूके का एम्बेसडर बनाना है, इनको जर्मनी का बनाना है, तो यहाँ पे वो यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करेंगे कि क्या हम इन्हें बना दें, यहाँ पे कंसल्ट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट यूपीएससी से। दिस इज द थर्ड एक्सेप्शन। देन विथ रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ टेम्पररी अपॉइंटमेंट फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, अगर किसी को सेक्रेटरी या किसी को सिलेक्शंस वगैरह करना है, ठीक है, किसी को हायर पोस्ट पे 1 साल के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए किसी को नियुक्त करना है सेक्रेटरी पोस्ट पे, कुछ भी गवर्नमेंट पोस्ट पे, तो यूपीएससी का कंसल्टेशन जरूरी नहीं है। क्लियर है? इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो। विथ रिगार्ड टू, ये पॉइंट इतने लाइट में लेने वाला नहीं है, इस पॉइंट को हमें बहुत अच्छे से समझना है, हमें पढ़ के नहीं निकलना है, क्योंकि पढ़ के निकलने से ये होगा कि हम लोग प्रीलिम्स के लिए चीज़ें कर लेंगे लेकिन मेंस के लिए नहीं कर पाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला है, फोकस मोर ऑन मेंस। अगर मेंस पे फोकस कर लिया तो प्रीलिम्स हो जाएगा अपने आप। मेंस पे फोकस करो ज़्यादा, प्रीलिम्स हो जाएगा अगर मेंस पे फोकस किया तो। यूजुअली जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो हम उसे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ जाते हैं, ना कि उसे मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेंस पर्सपेक्टिव से हमें उसे देखना है। अब कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, विथ रिगार्ड टू द सिलेक्शन फॉर अ टेम्पररी पीरियड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। अब यहाँ पे सरकार किसी का 1 साल के लिए रिक्रूटमेंट कर सकती है और यूपीएससी से कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। सरकार चाहे, यहाँ पे ऐसा सोचो, आप ये सोचो कि सरकार चाहे तो वो यहाँ पे लेटरल एंट्री की हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सरकार चाहे तो किसी भी प्राइवेट प्लेयर को सेक्रेटरी पोस्ट बना दी, सेक्रेटरी पोस्ट पे बुला लिया कि आओ भैया हमारे साथ 1 आध साल काम कर लो और चले जाओ, आप अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ वगैरह बना लो, हम उन्हीं पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे। गवर्नमेंट ऐसा खेल कर सकती है ना। यहाँ पे एक तरीके से यूपीएससी की पावर क्या हो रही है, इस पॉइंट से एक तरीके से यूपीएससी की जो पावर है वो कम हो रही है, यूपीएससी की जो पावर है वो कम हो रही है। क्लियर है? ये वाला पॉइंट समझ में आया कि कैसे यूपीएससी की पावर यहाँ पे कम हो रही है। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया है। Now the president can exclude post, services and matter from the purview of UPSC. The president can also, in respect to all India services and central services and post, may take regulations specifying the matter in which it shall not deem necessary to be consulted. All such regulations shall be laid before the parliament and amend or repeal. अब यहाँ पे बेसिकली देखो बोलना क्या चाह रहे हैं, द प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट, सर्विसेज एंड मैटर फ्रॉम द परव्यू ऑफ द यूपीएससी। मतलब जो यूपीएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है, जिन भी, ठीक है, हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों का, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, हमने कितनी सारी चीज़ें देखी, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो उन पोस्ट को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, कि यूपीएससी आप रहने दो, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज हम कोई दूसरी बॉडी करवा देगी, आप रहने दो। तो प्रेसिडेंट चाहे तो धीरे धीरे यूपीएससी के अंडर से एग्जाम्स करने की, एग्जाम्स जो जितने भी कंडक्ट करवाने की जो पावर है वो धीरे धीरे कम कर सकती है। आए आपको समझ में? एक तरीके से देखो, वैसे ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन इसको अगर हम और एक पॉइंट आगे से सोचें तो ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे प्रेसिडेंट यूपीएससी को खोखला कर दे, पूरे एग्जाम से निकाल दे कि एग्जाम ये बॉडी करवा देगी, ये एग्जाम ये बॉडी, ये एग्जाम ये बॉडी। ऐसा हो सकता है ना इन फ्यूचर। ठीक, The President can also, in respect to all India service and central services and post, make regulation specifying the matter in which it shall not necessary for UPSC to be consulted. अब President कुछ मैटर में ऑल इंडिया सर्विस या सेंट्रल सर्विसेज या कुछ पोस्ट में कुछ रेगुलेशंस वगैरह बना सकती है, जिसमें वो बता सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इनको यूपीएससी से कंसल्ट करें। क्लियर है? ठीक, इसमें हमने ये देखा कि यूपीएससी की पावर कैसे कम हो रही है। Then the last topic of our this lecture, that is performance of the UPSC. UPSC is faced with the dual challenges of attracting the best minds in the country, जो कि आप लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, and also to make civil services more representative of all sections and all regions of the society. UPSC has performed well in task and major initiatives are taken. ये अच्छी बात है, आपको लिखना है यूपीएससी की तारीफ में। टू कंडक्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम इन ऑल द लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, 8 शेड्यूल्स में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें एग्जाम कंडक्ट करवाना ये एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन यूपीएससी ये सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। Periodic reform and examination pattern to suit the needs and demands of an effective and honest public services. बार बार सिलेबस को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना,
ठीक है, ये एक यूपीएससी की काबिलियत तारीफ वाला है। अपडेट होता है ना, हम यूनिवर्सिटी में नहीं देखते कि 15-20 साल 25 साल से वही सिलेबस चला आ रहा है, जो 1990s में चल रहा था वही सिलेबस चला आ रहा है, या फिर अभी अपडेट हो गया। मान लो आपका सिलेबस यूनिवर्सिटी का अभी अपडेट हुआ 2-3 साल में, तो आने वाले 10-20 साल तक वही चलता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यही हाल है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, यूज ऑफ IT इन फिलिंग द फॉर्म, एडमिट कार्ड, डिस्पैच, ग्रीवियंसेस, रिड्रेसल, ये सारी चीज़ें हैं। आप खुद ही सोचो कितने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, कुछ भी हम कभी भी यूपीएससी के बारे में हम कभी ऐसा सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, ऐसा हो गया। मतलब कितना ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस डेवलप करके रखा है इस इंस्टीट्यूशन ने, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने इतना ज़्यादा ट्रस्ट और वो डेवलप करके रखा है। हम एक बार इलेक्शन कमीशन, हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ भी सुन लेते हैं, किसी के बारे में भी हम न्यूज़ में नहीं देखते कि ये तो बिक गया, इलेक्शन कमीशन बिक गया, या CAG ने गलत रिपोर्ट दे दी है, या ये हो गया होगा। लेकिन हम कभी यूपीएससी के बारे में ऐसा नहीं सुनते ना। और इतना बड़ा प्रोसीजर वो बहुत आसानी से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से निपटाया जा सकता है। लेकिन इसका भी हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है, सारे एग्ज़ाम कंप्यूटर मोड पे होने लग गए हैं, अच्छे से होने लग गए हैं, उस पर रिजल्ट वगैरह भी चल दिया जाता है, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक होती है। लेकिन आज भी यूपीएससी उन चीज़ों में अभी भी लेस एडवांस है, उनमें और यूपीएससी को आगे कदम बढ़ाना होगा ताकि अच्छे से भी रहे, मतलब सिस्टम वगैरह भी अच्छे रहें, एंड देन एग्जाम सिस्टम वगैरह अच्छे रहे, इन द सेंस हैकिंग वैकिंग वाला वो मेरा जो मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, UPSC has maintained high standards of integrity, competitiveness, and innovation in its examination process. Its success has been globally recognized, and the Public Service Commission of many countries like Malaysia have collaborated with the UPSC to improve their civil services recruitment exam. हमारे यूपीएससी की ग्लोबली भी तारीफ हुई, और मलेशिया के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, दे हैव कोलैबोरेटेड विद आवर यूपीएससी, ताकि वो वहाँ पे अपना अच्छा सिविल सर्विसेज एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवा सके। बट देयर हैज़ बीन क्रिटिसिज्म कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद आज भी यूपीएससी ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। हम RTI इन्फॉर्मेशन के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, आप अपनी मेंस कॉपी मांगो उनसे जो चेक हुई है, नहीं देंगे, ये कॉपी नहीं देंगे वो कि चेक मतलब क्या नंबर क्या, कुछ नहीं। लास्ट में मार्क्स पता चल जाते, लेकिन हम हमारी कॉपीज़ नहीं देख सकते कि किस हिसाब से इवैल्यूएट किया गया। तो एक ये ट्रांसपेरेंसी वाला क्रिटिसिज्म भी है। ठीक है, आई होप आपको यूपीएससी पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और ये सब कुछ फंक्शंस, रोल्स, पावर, और ये जितनी भी चीज़ें थी मोर और एवर फैक्चुअल था, लेकिन जो बीच में जो 2-3 जो कंसेप्चुअल जो मेंस पर्सपेक्टिव से लाइंस थी, ठीक है, उन्हें भी हमने बहुत अच्छे से समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।